अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 105 पार्ट बी स्टार्ट कर दिया है जी हमने। शायद बच्चे मज़ीद आ जाएं, इसलिए फ़िलहाल आप आएँ फाइनल अकाउंट्स पेज 663 पर। पास्ट पेपर 8 का मैंने आपको ये 2 पॉइंट्स करवाने हैं, बाकी सवाल में कोई जान नहीं है। हाँ, एक सेल अंडर रिटर्न बेसिस वाली एडजस्टमेंट है, लेकिन ये भी इंशाल्लाह किसी वक्त डिस्कस कर लेंगे। फ़िलहाल पेज 663 पर आएँ, जो मैंने मिटा दिया है। पेज 663 पास्ट पेपर 8 फाइनल अकाउंट्स का। यार देख लेना पहले सारा, क्या लिख के दे दूं स्टाम्प पे, ये करना है वो करना है। अजीब आदमी हो यार। अच्छा जी, ऑन 18 जनवरी। अच्छा भाई बात सुनो मेरी, बात सुनो। ट्रायल बैलेंस गिवन है, हाईटेक लिमिटेड एक कंपनी है। ट्रायल को मैं नहीं पढ़ रहा, मैं सिर्फ ये 2 पॉइंट्स पढ़ रहा हूँ। असल में ना कल संडे हमने ऑन किया था, तो मैंने आपको प्रोविजन का नोट बनाना सिखाया था, ठीक है ना। तो मैंने कहा चलो उससे मिलती जुलती तरह चीज़ है, इसको चेक कर लें। ऑन 18 जनवरी हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 13। ऑन 18 जनवरी 14 हमारा साल एंड होने के बाद अ कस्टमर लॉन्च्ड अ क्लेम ऑफ 10 मिलियन है फॉर द गुड्स डिलीवर इन एडजस्टिंग इवेंट। अच्छा, अब यहाँ पे डिस्कस नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं आप। तो यहाँ पर अगर कोई चीज़ एडजस्टिंग इवेंट एंट्री वाली होगी तो एंट्री करोगे, और अगर डिस्क्लोजर वाली होगी तो डिस्क्लोजर बना के दोगे। अच्छा, तो इसने क्लेम अभी जो है वो कर दिया लॉन्च, ठीक है, कि जी गुड्स इन्होंने नवंबर डिलीवर की थी, वो नॉट अकॉर्डिंग टू एग्रीड स्पेसिफिकेशन, वो जैसे कहा था वैसी नहीं थी। HL's लीगल काउंसिल, हमारा वकील क्या कह रहा है, एंटिसिपेट्स दैट HL वुड बी लायबल टू पे। इसका मतलब क्या होता है जी, प्रोबेबल। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये लायबिलिटी साइड है। हाँ, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलियन। हाँ, ये उसने रिलायबल एस्टीमेट भी दे दिया, 10 नहीं 3 मिलियन टू सेटल द क्लेम। अब नोट नंबर 7 गालिबन हमने कल बनाया था ना प्रोविजंस का, तो मैं ऐसे ही 7 ही लिख देता हूँ, ठीक है। प्रोविजंस के अंदर ये कोर्ट केस की प्रोविजन है, ओपनिंग, एक्सपेंस, कैश, क्लोजिंग। मैं बाकी कुछ नहीं लिख रहा, उसकी वजह यह है कि ये इंटरेस्ट वाली तो है नहीं, कोई प्रेजेंट वैल्यू वाला चक्कर तो है नहीं, सिंपल प्रोविजन है, ठीक है। अब इस साल में ही ये काम हुआ, यानी कि हमारे साल के भी एंड होने के बाद क्लेम लॉन्च हुआ है, तो ओपनिंग में तो कोई कुछ नहीं पड़ा था। अब हाई चांस है, प्रोबेबल है कि पे करना पड़ेगा, तो प्रोविजन बुक करें। प्रोविजन बुक करने की एंट्री, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, कितने से जी, 3 मिलियन से। और कोई कैश पे हुआ है नहीं, वो तो अभी पे नहीं हुआ, ये हमारे। अच्छा, अब अगर डिस्कशन हो तो हम कहते कि द कोर्ट केस या क्लेम लॉन्च आफ्टर बैलेंस शीट डेट इज एन इवेंट दैट एग्जिस्टेड, इज एन एविडेंस ऑफ द कंडीशन दैट एग्जिस्टेड, जो कि ऑलरेडी वो क्या थी, गुड्स डिलीवर की हुई ना हमने, ठीक है, डिफेक्टिव गुड्स इज एन इंडिकेशन ऑफ एन इवेंट दैट एग्जिस्टेड एट रिपोर्टिंग डेट, देयरफॉर इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट एंड एज पर लॉयर। लेकिन मैं डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ। अच्छा, क्लोजिंग, डिस्कशन वाला सवाल आगे आ रहा, करते हैं उसको जी। तो ये 3 क्या आ गया जी, क्लोजिंग प्रोविजन। उसके बाद 8 में आपने कंटिंजेंसीज का नोट बनाना है। देखो ना, उसने मांगे कितने, और बोलो, उसने मांगे कितने थे, 10। उसने मांगे हैं 10, मुंह खोलकर। आपने, आपके वकील ने क्या कहा है, 3 प्रोबेबल है, इसके बारे में क्या कर लो, प्रोविजन बुक कर लो। वो तो आपका I-37, उसने कहा प्रोबेबल है, 3 मिलियन रिलायबल एस्टीमेट है, आपने I-37 के मुताबिक प्रोविजन बुक कर ली। बाकी 7 के बारे में क्या कहते हो। हाँ जी, वकील साहब तो नहीं ना, कोई आखिरी जज तो नहीं है ना, ठीक है। तो इसको क्या करना है आपने, एज आ कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करना है। अब ये डिस्क्लोज करना, ये नहीं लिखना कि फॉर रिमेनिंग 7 मिलियन कंटिंजेंट लायबिलिटी विल बी डिस्क्लोज गिविंग ब्रीफ नेचर ऑफ, नहीं, वो करना है अब, क्योंकि ये बैलेंस शीट बना रहे हो, सवाल की रिक्वायरमेंट अभी पढ़ाता हूँ बाद में, ठीक है। उसने कहा है रेलेवेंट नोट्स बनाने, ठीक है ना, अभी वो मैं नहीं पढ़ा रहा। तो कंटिंजेंसीज के अंदर आपने लिखा क्या नाम है इस कंपनी का, SL क्या HL या द कंपनी या वी डिड नॉट सप्लाइड गुड्स, जल्दी जल्दी लिख लें, ये बस इतना सही है, वी डिड नॉट सप्लाइड, पिक्चर ले लेना, लिख लो, लिखने को रहने दो, ऊपर से बस कॉपी पेस्ट कराओ। वी डिड नॉट सप्लाइड द गुड्स एज पर
specifications, therefore as per specification, so there is a possibility of payment of, ऐसे बस थोड़ा सा ऐसे बस मैंने लिख दिया, ऑफ पेमेंट ऑफ ₹7 मिलियन। तो ये हमने कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज कर दी, ब्रीफ नेचर भी दे दी, अमाउंट बता दी, ठीक है। पेमेंट ऑफ ₹7 मिलियन, यहाँ तक कोई मसला है तो बताओ। अच्छा, उसके बाद पॉइंट 5 में क्या कहता है, एट 31 दिसंबर 13 आउटस्टैंडिंग परचेज ऑर्डर्स एंड एग्रीमेंट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर अमाउंटेड टू 65, क्या है, कमिटमेंट्स के अंदर शो करते थे। कंटिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स के अंदर मैंने कहा था कंटिंजेंसीज में दो चीज़ें आती हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी और आउटस्टैंडिंग गारंटीज, और कमिटमेंट्स के अंदर यही कैपेक्स हो गया या कोई भी चीज़ आपने खरीदनी है, ठीक है। तो नंबर 9 नोट आपका बन जाएगा, नोट्स चल रहे होंगे ना, ठीक है। कमिटमेंट्स, और कमिटमेंट्स के अंदर आपने ये कमिटमेंट कॉपी पेस्ट कर देनी है बस। उसने नोट्स मांगे हैं तो आपने बना दिए, जो नोट्स आपको पता है ये नोट्स बनने, ठीक है। तो कमिटमेंट क्या लिखना है यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग परचेज ऑर्डर्स एंड एग्रीमेंट्स फॉर कैपेक्स, फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे यही लिख लें, अमाउंटेड टू, या यूँ लिखा होता है ऐसे हमने, रुपीज़ कितना जी, 65 मिलियन, यूँ करके ज़रा लिखा था ना उस नोट में, तो ज़रा वैसी ही शक्ल बन जाए। तुम तो ज़रा दूर हो जाओ, ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा, ये तो होगी जनाब टोटल इन 2 पॉइंट्स की डिस्कशन, टोटल डिस्कशन ये है। अब उसने क्या कहा था, ज़रा रिक्वायरमेंट पढ़ लें। कहता है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 दिसंबर 13 along with a note on contingencies and commitments। ओहो सॉरी, ये तो बनाना ही नहीं था, उसने कंटिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स का नोट मांगा था, प्रोविजन का नोट नहीं मांगा, और सिर्फ मांगा कौन सा है, एक यही नोट मांगा है उसने, कंटिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स का, इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट एंड इंटरनेशनल। बाकी और कोई नोट नहीं बनना था आपके सवाल के अंदर, सिर्फ नोट्स तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर यही नोट बनने थे। हाँ वो अलग बात है, नहीं वो अलग बात भी ऊपर नहीं है, खैर लिखा हुआ है थोड़ा सा, ये लिख सकते थे आप कि हाईटेक जो है वो कंपनी लिस्टेड एट कराची स्टॉक, लेकिन उसने सिर्फ क्या कौन सा नोट मांगा हुआ है यहाँ पर, तो बस फिर आपने ज़रा यही बनाना था, ठीक है जी। अब इसकी पिक्चर आप ले सकते हैं। मेरे ख्याल में जिन्होंने आना था वो आ गए, 10-12 मिनट तो हो गए। चलें जी, अब वॉल्यूम 1 का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन वॉल्यूम 1 आपके पास नहीं है, लेकिन उसको हमने पढ़ना है हैंड रिटन पेजेस से, जो वॉल्यूम 2 के अंदर भी डला हुआ है। हाँ, जो क्वेश्चन एक पार्ट छोड़ा हुआ था वॉल्यूम 1 में IFRS 9 के अंदर पास पेपर्स में, वो सवाल डिटरमिनेंट लिमिटेड वाला पॉइंट 1 वो करवाना है। अब वो याद नहीं रहा कॉपी करवाना, ज़रूरत भी नहीं है, आपके सामने अब तस्वीर पिक्चर ले लीजिएगा, बेशक सवाल वैसे भी आपके सामने होगा, अभी कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले तो ओपन करें हैंड रिटन पेजेस वॉल्यूम 2 के, और सबसे आखिरी पेज आपकी किताब के अंदर ये होगा, लेकिन आप उधर ना देखें, आप इधर देखें। अब इधर ना देखें, आप इधर देखें प्लीज़। अगर आपने किसी के लेस देन 20% शेयर्स खरीदे हैं तो उस पर आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं बनता था, तो वो आप IFRS 9 वाली अकाउंटिंग फॉलो करते थे, यानी आप FVTPL या FVTOCI में इनको रिकॉर्ड करते, ठीक है। और अगर आप किसी के 20 से 50% शेयर्स खरीदें तो कंसोलिडेशन करते हुए देयर इज नो अदर ऑप्शन देन इक्विटी मेथड, यानी कि वर्किंग नंबर 7 और 5.1 आपने सीखी हुई है। तो खुलासा बात का क्या निकला, अगर आपके पास किसी के 20% से कम शेयर्स हैं तो आपका उस पर कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं होता,
तो आपने सिंपल अकाउंटिंग करनी है जो आपने सीखी थी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स IFRS 9 के अंदर। शॉर्ट टर्म के लिए हैं तो कुछ याद है, शॉर्ट टर्म के लिए हैं तो FVTPL, लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो इररिवोकेबली इलेक्ट कर सकते हैं FVTOCI, और अगर ना करना चाहें तो डिफ़ॉल्ट FVTPL ही है, ठीक है। और उसके अंदर फिर आपको याद होगा हमने कहा था कि जी फेयर वैल्यू पर इसको लेकर जाएंगे, FVTPL में तो PNL के अंदर गेन चला जाएगा, FVTOCI में तो OCI में चला जाएगा। और डिविडेंड दोनों केसेस में हमने रिकॉर्ड किया था, कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट, FVTPL हो चाहे FVTOCI। कैंगरू वाला सवाल मुझे याद है, आपको भी अब याद आया होगा थोड़ा सा। तो IFRS ट्रांजेक्शन कॉस्ट FVTPL में एक्सपेंस आउट होती है, FVTOCI में कैपिटलाइज, वो तो देखेंगे आप। फिलहाल तो सिर्फ इतनी सी बात, अगर किसी के 20% से कम शेयर्स आपके पास हैं तो आपने IFRS 9 लगाना है, और अगर किसी के 20% से ज़्यादा शेयर्स हैं तो उस पर आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर IAS 28 यानी इक्विटी मेथड वाली अकाउंटिंग लगानी है, जो आप लगाते आए सीख चुके हैं, ठीक है। आज हम जो बात करने लगे हैं वो एक लॉन्ग पेंडिंग बात थी। एक बार किसी ने ये पूछा भी था कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमें मिलती हैं इसके अंदर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर वो एट कॉस्ट रखा होता है उसने इन्वेस्टमेंट को। तो भाई उसके पीछे वजह क्या है? अगर आपने किसी के 20 से 50% शेयर्स खरीदे हैं, यानी कि आपका उस पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किधर जी, कंसोलिडेशन में कोई ऑप्शन नहीं है, वही करना है जो आपने सीखा हुआ है। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या कर सकते हैं आप, चाहें तो उसको कॉस्ट पे रखें। कौन से शेयर्स को? 20% से ज्यादा शेयर्स को भी, जी जी। कंसोलिडेशन में ना, कंसोलिडेशन में वही करना है, वर्किंग 7 बैलेंस शीट के सवालों में और वर्किंग 5.1 इनकम स्टेटमेंट में। तो ये क्या क्या कर रहे हैं भाई, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनती थी पेरेंट की, उनके अंदर चाहो तो एट कॉस्ट, यही हमें आया करता था, हर सवाल में एट कॉस्ट ही पड़ा होता। तो ये ऑप्शन होता है, नॉर्मली इसी पर ही रखती हैं ऑर्गेनाइजेशन। बहरहाल चाहो तो एट कॉस्ट रखो, चाहो तो उसको IFRS 9 वाला FVTP या FVTOCI मॉडल लगा सकते हो, लेकिन कहां पे? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। और चाहो तो सेपरेट में भी वही मेथड यूज कर लेना। कौन सा भला? ना वर्किंग 7 और वर्किंग 5.1 वाला, ये इक्विटी में, ठीक है ना। FVTPL FVTOCI तो ये पड़ा है, ठीक है। यानी कि किस्सा मुख्तसर, अगर आपने किसी के 20% से कम शेयर्स खरीदे हैं तो आपने सिर्फ, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपने उसके लिए सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कौन सी अकाउंटिंग यूज करनी है? IFRS 9 वाली, यानी उसको FVTPL या FVTOCI में रखे, पढ़ा हुआ है हमने। अगर आपने किसी के 20% से 50% शेयर्स खरीदे हैं जिस पर आपका सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस, जिसको आप एसोसिएट कहते थे IAS 28 वाला, तो कंसोलिडेशन में तो वही IAS 28 है जो आप पढ़ आए हैं, वो फुल एंड फाइनल है, वहां कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उस इन्वेस्टमेंट को जो 20 से 50% के दरमियान है, आप चाहें तो अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको कॉस्ट पे रखें, चाहे तो FVTPL मॉडल ये IFRS 9 में ले जाएं, FVTPL FVTOCI, चाहे तो सेपरेट में भी उसको किस पे रख लें? इक्विटी मेथड पे, यानी कि सेपरेट में वर्किंग 7 बना लें। उसके अंदर याद होगा आपको, अभी याद करा देता हूं। वैसे वर्किंग 7 में क्या होता था? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, इसमें आप ऐड कॉस्ट लिखते थे, उसके बाद पोस्ट RE, अगर RE नहीं मिलती तो हम कहते थे कि इसके अंदर फॉर द ईयर पैट मिल जाए, फॉर पोस्ट पैट मिल जाए, ठीक है। अगर ये आता था तो फिर डिविडेंड भी आता था और क्लोजिंग, यानी आप सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ आई है? अब चलो एक सवाल देखते हैं जिसके अंदर ये तीनों ऑप्शंस लगाएंगे। असल में सवाल अब ये है कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस हैं। बेहतर तो यही है कि यहाँ से आप ना ही देखें, मैं इसको यहाँ से छुपा देता हूँ ताकि आप देख ना सकें। यार वो नज़र पड़ ही जाती है, तो जो सोच चल रही होती है ना, वो सोच फिर नहीं चलती। अच्छा जी, क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन KL acquired 30% shares in HL on 1 जनवरी 2019, both company year end, चलो कंपनी ईयर एंड फिलहाल 31 दिसंबर है, ठीक है। फॉलोइंग आर डिटेल्स, अच्छा दोनों बोथ कंपनीज शेयर ईयर एंड इज 31 दिसंबर और फॉलोइंग आर डिटेल्स। क्या डिटेल है जी?
KL ने परचेज किए 30% शेयर एट कॉस्ट ऑफ 50 मिलियन। ठीक है जी। HL प्रॉफिट फॉर HL यानी एसोसिएट का प्रॉफिट फॉर द ईयर है 10 मिलियन और HL डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये तीन चीज़ें हैं बेटा, ज़रा ध्यान से देखना हाइलाइटर को। तीन चीज़ें हैं, एक कॉस्ट, दूसरी प्रॉफिट, तीसरी डिविडेंड। अब क्या कहा जा रहा है जी? कहा यह जा रहा है कि आप सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसको जिस मर्जी मॉडल पे रख लें। ऐसा ही है, अगर आप कॉस्ट मॉडल पे रखते हैं, अगर आप कॉस्ट मॉडल पे रखते हैं तो फिर आपने कॉस्ट को पकड़ना है, प्रॉफिट को भी इग्नोर कर देना है और डिविडेंड की एंट्री सिंपल कर लेनी है, कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। ठीक है। अच्छा एक और चीज़ भी है, सॉरी कॉस्ट तो आ ही गई ना, कॉस्ट को छोड़ें, असल में तीसरी चीज़ क्या है? फेयर वैल्यू। असल में ये है फेयर वैल्यू, ये फ़र्क आएगा। ठीक है ना। तो ये इस तरह से तीन चीज़ें आ गई, प्रॉफिट और ये क्या है? ये क्या है? फेयर वैल्यू और ये क्या है? डिविडेंड। अब मैं कह रहा हूँ अगर भाई कॉस्ट पे देखें ना, जो मर्जी आप इक्विटी मेथड में तब भी आपको कॉस्ट तो लेकर आनी ही पड़ती थी। आप इन्वेस्टमेंट को IFRS 9 में रखें तब भी आपको कॉस्ट वाली एंट्री पहले तो करनी पड़ती है, ट्रीटमेंट तो बाद में चेंज होता है ना। ठीक है, तो कॉस्ट को साइड पे करें। अब तीन चीज़ें हैं, अगर आप सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कॉस्ट मॉडल पे चल रहे हैं तो आप प्रॉफिट को इग्नोर करते हैं, आप फेयर वैल्यू को भी इग्नोर करते हैं और सिर्फ डिविडेंड को इंट्रो डिविडेंड को एज एन इनकम रिकॉर्ड करते हैं, कैश डेबिट डिविडेंड इनकम। ठीक है। और अगर आप कॉस्ट मॉडल पे नहीं हैं, आप IFRS 9 में आ जाते हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ FETPL मॉडल है, लिखा हो शायद, नहीं तो खामोशी केस में भी डिफ़ॉल्ट यही होता है ना। ठीक है, FETPL रख लेते हैं। अगर आप IFRS 9 में इसको लेकर आते हैं तो आपने प्रॉफिट्स को इग्नोर करना है, ऐसा ही है, और फेयर वैल्यू को भी लेंगे और डिविडेंड को भी लेंगे। ठीक है। और तीसरी चीज़, अगर आप कॉस्ट मॉडल पे ये IFRS 9 में भी नहीं रखते बल्कि इक्विटी मेथड लगा लेते हैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी, तो ऐसी सूरत के अंदर आपने प्रॉफिट को इग्नोर नहीं करना, डिविडेंड को भी इग्नोर नहीं करना, लेकिन फेयर वैल्यू का कोई चक्कर नहीं होता था। एक बार दोबारा से ये समरी सुने। अगर आप सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में साथ साथ बना ना लें, बल्कि ये बाद में बनाते हैं फिर। ठीक है, अगर आप पहले ज़बानी, ठीक है, अगर आप सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अकाउंटिंग इसको कॉस्ट पे रखना चाह रहे हैं तो फिर आपने ना तो इसके प्रॉफिट को देखना होता है, ना इसकी फेयर वैल्यू को देखना होता है, सिर्फ डिविडेंड को रिकॉर्ड कर लेते हैं। सिर्फ किसको देखेंगे? डिविडेंड को। दूसरा केस, अगर आप IFRS 9 के FETPL मॉडल पे आ गए हैं तो फिर आपने इसकी फेयर वैल्यू को लेना है, इसके प्रॉफिट को इग्नोर कर देते थे आप और डिविडेंड को भी ले लेते थे। ठीक है। तीसरा और आखिरी सिनेरियो, अगर आप सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इक्विटी मॉडल पे रखोगे तो ये मैंने अभी दिखाया था आपको, इक्विटी मॉडल मिटा दिया है। चलो, इसमें आप कॉस्ट पे लेकर एसेट को पोस्ट RE या प्रॉफिट्स भी आते थे, उनको लेते थे और डिविडेंड को माइनस करते थे, तो आप प्रॉफिट को भी लेंगे, डिविडेंड को भी लेंगे, लेकिन फेयर वैल्यू को आप क्या कर देते थे? इग्नोर कर देते थे। ठीक है। अब ये वाला सवाल जो है ये हम करके देख लेते हैं। ठीक है जी, ये वाला सवाल तीनों मेथड से आपके सामने 10 मिनट का भी सवाल नहीं है, बस ध्यान से देख लें तो 5 मिनट लगने वैसे। अगर आपने इसको सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट कॉस्ट पे रख लिया है तो आप लेजर ओपन करें, एंट्री क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। इसकी एंट्री क्या है? इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट, चलो कॉस्ट ही लिख लेता हूँ, इन्वेस्टमेंट डेबिट कितना जी? 30। और अगर आपने इसको IFRS 9 के अंदर FETPL मॉडल में रखा हुआ है तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, ये ऐसे ही। और अगर आप सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसको इक्विटी मेथड पर ले जाते हो, यानी वर्किंग 7 आप बनाना चाह रहे हो, यहाँ पर क्या होगा जी? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ही लिख लूँ मैं, एसोसिएट, वही वर्किंग 7 है, आपकी निशानी के लिए ऐसे लिख देता हूँ। तो तब भी यहाँ पर आप क्या करते होते थे? इसको एट
कॉस्ट लेते थे, यानी पहला तो सब केसेस में सेम ही। मतलब आप इसको कॉस्ट ना लिखे, कैश लिखें, ताकि मैं पहली एंट्री यही करवा दूं। ये नहीं सब केसेस में जनरल एंट्रीज करने लगा हूं। तो पहली एंट्री क्या होगी, जिस मर्जी मेथड में चले जाएं, आपने इन्वेस्टमेंट की है, शेयर्स खरीदे हैं, तो पहली एंट्री क्या हो रही है, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है। अब अगली कहानी आती है जो अभी अभी आपको सिखा रहा था। वो क्या, अगर आप कॉस्ट मॉडल पे चल रहे हैं तो आपने प्रॉफिट को भी इग्नोर करना है। बोलो, आपने प्रॉफिट को भी इग्नोर करना है, आपने फेयर वैल्यू को भी इग्नोर करना है, सिर्फ किस चीज़ को पकड़ना है, डिविडेंड को। एंट्री वही बचपन वाली कैश। लेकिन ये देख लो, ये डिविडेंड हमारे हिस्से का है या एचएल डिस्ट्रीब्यूटेड। ओ, ये तो सारे का सारा डिविडेंड है, तो इसका 30% हमारा। तो कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। कितना टोटल डिविडेंड हमारा हिस्सा, तो 1 पॉइंट कितना कह रहे हो, 2। खत्म अकाउंटिंग उसकी। नेक्स्ट, और अगर आप IFRS 9 पे हैं तो अब ये सारा आपका नॉलेज, नई चीज़ सिर्फ इधर है, और वो भी आपने सीखी हुई है करनी कंसोलिडेशन में। वही एक ऑप्शन आपको अवेलेबल है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर भी, अगर आप मेथड वो वाला लगाना चाहें। ठीक है, तो अगर आप आ गए हैं IFRS 9 में, तो आपने क्या करना है, प्रॉफिट्स को इग्नोर कर देना है, फेयर वैल्यू पे ईयर एंड पे उठाकर लेके जाते हैं, और दूसरा डिविडेंड को भी रिकॉर्ड। वो आप कैंगरू वाला सवाल याद करें, आप डिविडेंड दोनों का ही आपने कहा था, जो मर्जी मॉडल हो, डिविडेंड की एंट्री होगी कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। ठीक है, तो इसका मतलब इस 32 पर उठाकर इसको ले जाएंगे, फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड करेंगे, और फिर डिविडेंड। तो क्लोजिंग किस पर ले आए जी आप, 32 पर गेन है, 2 का गेन P&L के अंदर चला जाएगा। तो आपने एंट्री पास की, इन्वेस्टमेंट डेबिट फेयर वैल्यू गेन लिख लो P&L के अंदर। P&L भी काफ़ी था लिख लेना, P&L क्रेडिट कितने से, 2 से। और डिविडेंड की एंट्री भी करते हैं कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट 1.2। ले जी, ये अकाउंटिंग भी खत्म। यानी आप सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इसके साथ ये ट्रीटमेंट कर रहे होंगे। लेकिन हमें सवालों में मिलता था, जो भी कंसोलिडेशन में सवाल, उसमें वो कॉस्ट मॉडल होता था, इसीलिए ओरिजिनल कॉस्ट पे पड़ी होती थी और डिविडेंड उन्होंने रिकॉर्ड किया होता था। ऐसा हो सकता है, देखो इसीलिए तो करवाया जा रहा है सेपरेट में, तो फिर देखना ना उस वक्त। अच्छा जी, आखिरी बात, नेक्स्ट, HL प्रॉफिट फॉर द ईयर। अच्छा, अब आप कौन से मॉडल में आ गए, इक्विटी मेथड पे अगर आ जाते हैं तो आपने फेयर वैल्यू को इग्नोर करना है, प्रॉफिट लेना है, और हाँ, लेकिन ये एक नई चीज़ जो डिविडेंड की एंट्री है ना, वो आज मैं पहली बार आपको करवा रहा हूँ। कंसोलिडेशन में उसकी इस तरह से ज़रूरत होती नहीं थी। असल में ना, हम इस 10 मिलियन के प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, यानी इसकी एंट्री करेंगे हम इन्वेस्टमेंट डेबिट P&L क्रेडिट। P&L कैश कहाँ से, प्रॉफिट है, वो ही शेयर इन प्रॉफिट। ये जो P&L आप वो जो वर्किंग 5.1 वाला बैलेंस लेकर जाते थे पेरेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऐड करने, ये मेथड तो नहीं ना लगा होता था, वर्किंग 7 तो नहीं ना सेपरेट बनी होती थी, तभी तो आपको ये काम करना पड़ता था, वर्किंग 5.1 बना के फेस पर लेके जाते थे प्रॉफिट्स। ठीक है ना, तो अगर आप ये सेपरेट में कर रहे होंगे तो इसकी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट P&L क्रेडिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम, ये लिख देता हूँ मैं, P&L में वहाँ लिख देता हूँ एंट्री में। ठीक है, सही है। और दूसरी चीज़, आपने डिविडेंड की जो एंट्री करनी है, वो डिविडेंड बेसिकली वो पेमेंट ऑफ डिविडेंड होता है। ठीक है ना, तो जब आप पूरा डिविडेंड इधर, पूरा प्रॉफिट इधर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इन्हीं में से ही डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं प्रॉफिट्स के अंदर से। तो फिर असल में यहाँ पर एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। या डिविडेंड इनकम होती है ना, ये रिसीव जो हो जाती है, तो इसकी एंट्री, ये ज़रा थोड़ा डिफरेंट काम था। बहरहाल ये काम हम कर लेंगे जी। फेयर वैल्यू को तो इग्नोर करना है, ईयर एंड पर आएंगे तो आपने क्या एंट्री पास करनी है जी,
आपने प्रॉफिट का अपना शेयर 3 है, बोलो देखो ना, HL प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 10, तो इनका शेयर कितना है 3, ठीक है 3 डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है नहीं लिखते, चलो यहाँ पर मैं वो भी लिख देता हूँ, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ए, यही था ये फेस के ऊपर जो पीएनएल के फेस पे जाता था, ये वही है 10 का 30% जी, 3 आ गया। तो इसकी एंट्री क्या बनी अब, इन्वेस्टमेंट डेबिट और पीएनएल क्रेडिट में लिख रहा हूं, ठीक है ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ए जी 3 से। और तीसरी चीज है डिविडेंड की एंट्री, वर्किंग वही बन रही है, असल में पता है क्या है, असल में लिखते थे कैश पोस्ट आरई और फिर डिविडेंड नहीं लेते थे, या करते थे कैश पोस्ट पैट, तो ये पोस्ट पैट ही है, ठीक है। अब प्रॉफिट लेते थे तो डिविडेंड भी लिखना पड़ता था, लेकिन वहां पे तो हमें उसकी रिसीट की बात नहीं, मसला नहीं ना होता था, इसलिए एंट्री इस तरह से सिखाई नहीं गई थी। असल में तो ये रिसीट ऑफ डिविडेंड है, तो कैश डेबिट होना है, कैश डिविडेंड के केस में तीनों केसेस में डेबिट होना है, लेकिन इधर आकर डिविडेंड इनकम क्रेडिट करने की बजाय, क्योंकि हमने सारा प्रॉफिट पीएनएल में ऐड कर दिया होता है, इसी इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दिया होता है, तो फिर डिविडेंड को भी इसी में से ही माइनस करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन इसी में से ही है। माजरत के साथ ये अब क्या करें, पहली बार है, तो कैश डेबिट इसी तो करवा रहे हैं कि ये नहीं किया हुआ था, कैश डेबिट और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट। तो डिविडेंड में आपका अपना शेयर कितना था, 4 इंटू जी, ये 1.2 से ये एंट्री पास हो, ये जी कहानी खत्म। तो इसकी अगर समरी बनाए, ये नोट नहीं करना, इधर नोटेड है सारा, ठीक है। ओ एक चीज़ तो रहेगी, इधर देख के याद आया, ठीक है, आपको एक्सट्रैक्ट्स की अगर बात करें तो आप पहले केस के अंदर सिर्फ आपके पीएनएल के अंदर क्या नज़र आएगा, डिविडेंड इनकम 1.2, और बैलेंस शीट के अंदर क्या नज़र आएगा, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पर, यहाँ पे यूँ लिखा होता है ऐड कॉस्ट, यही हमें सवाल मिला होता था, ठीक है जी। और अगर आप एफईटीपीएल मॉडल पे आ गए हैं तो डिविडेंड इनकम, ये आपने पढ़ा था, ये ऐसे ही आती थी, डिविडेंड इनकम ये नज़र आएगी, और फेयर वैल्यू गेन या लॉस भी आ जाएगा, 32 तो क्लोजिंग है बेटा, ठीक है जी। और बैलेंस शीट के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो फेयर वैल्यू पर नज़र आ रही है 30, और अगर आप इस मेथड पर होंगे तो आपके सिर्फ नज़र आएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट 3 पूरा, और बैलेंस शीट के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही होगी एट क्लोजिंग, निकालो 31.8 पर। अब ये ना तो फेयर वैल्यू है ना ही कॉस्ट है, सारा प्रॉफिट इसमें ऐड करके इसको ग्रो कराया, और जो उन प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूशन हुई उससे इसको लाइक अमोर्टाइज कॉस्ट नहीं लोन की जैसे होती थी, बस उस जैसा ही है, कहना नहीं है वो, ठीक है, इक्विटी मेथड है बस, ठीक है जी। पिक्चर ले लें, वैसे ज़रूरत पिक्चर की नहीं है। एक छोटी सी बात यहाँ पर लिखी हुई है, नॉर्मली टैक्स अथॉरिटीज विल फॉलो रूल्स लाइक, आप अगर जो मर्जी फॉलो करते रहें, आप इनमें से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं, पर टैक्स वाले जो हैं वो तो कॉस्ट मॉडल की तरह से, यानी इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे रखते हैं, डिविडेंड इनकम जब रिसीव हो जाए तो उसके ऊपर टैक्स लगा देते होंगे, ठीक है। अच्छा, तो समरी क्या बनी जी, समरी क्या बनी, इस भाई असगर को बुला दें ज़रा, समरी क्या बनी जी इस शाम वाली क्लास में। ये देखें जी, अगर आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो आपने डिविडेंड पे नज़र रखनी है, यस, आपने पैट पे नज़र रखनी है, आपने फेयर वैल्यू पर नज़र रखनी है। अच्छा, अगर आप IFRS 9 पर ले गए हैं अपने इस इन्वेस्टमेंट को, डिविडेंड पे नज़र रखेंगे, पैट पे नज़र रखेंगे, फेयर वैल्यू पे नज़र रखेंगे, और अगर आप इक्विटी मेथड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ले आए हैं तो क्या डिविडेंड पे नज़र रखेंगे, डिविडेंड इसका मतलब कॉमन हो गया, इधर आप समरी बन गई ना, क्या पैट पे नज़र रखेंगे, फेयर वैल्यू नहीं, फेयर वैल्यू,
ये समरी साइड पे करके नोट कर लें। नोट करने वाली बात सिर्फ इतनी सी है, छोटा सा कहीं पे साइड पे नोट कर। तुमने रजिस्टर ही ना खोला अभी तक, फैसला कर लिया ना तुमने? पिक्चर तो ले लो पिक्चर फिर। अच्छा जी, अब इस सारी बात के बाद अब आपने अपने रजिस्टर पे लिखना है। अब मैं माजरत चाहता हूँ, पास पेपर 5 है, पेज 702 वॉल्यूम 1 का, पेज 702। पिक्चर तो सुत्ते पे सी पहले जी, पेज 702। पॉज करें यार ज़रा, इजाज़ भी मोबाइल देख लिया तो। जी बच्चों, अब मैं अर्ज ये कर रहा था, कौन सा पेज बताया जी? पेज 702 वॉल्यूम 1 का है जी। आपके पास माजरत नहीं है, लेकिन आपको कोई ज़्यादा मसला भी नहीं है। पिक्चर ले लीजिएगा, ये ओपन किया हुआ मैंने, यही देख रहा था मैं बैठा हुआ। इसमें हमने पार्ट 2 कर लिया था, पहले होमवर्क दिया था, फिर मैंने आपके साथ इसको डिस्कस कर लिया था, पुरानी बात है। ये पार्ट 1 उस वक्त हमने छोड़ दिया था, तो चलें इसी बहाने ये रिवाइज भी हुआ। अब एक सवाल नहीं है इस तरह से, कुछ बच्चे मेरे पास आए कह रहे थे सर रिवीजन, मैंने कहा ये रिवीजन ही चल रही है, IFRS 9 के 1-2 और सवाल भी अभी आने हैं, तो सारा IFRS 9 ऐसे ही रिवाइज होगा। यूँ नहीं हम रिवीजन करते हैं FAR 2 के अंदर के आओ बच्चों चलो जी लीज का सवाल आएगा, समरीज ओपन लीज आओ आओ बच्चों चलो जी ओपन कर लें सारा कुछ और शुरू से नहीं। हाँ, लीज का सवाल कहीं आया है तो समरीज ओपन हो जाएंगी, सिर्फ एक नज़र डाल देंगे। आपने रिवाइज करना है, आप तफसीली रिवीजन तो आपकी, लेकिन ये ऐसे ही है। अब आपको IFRS 9 रिवाइज हुआ है, ज़बानी हुआ है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी अपनी समरीज ओपन कर लेंगे, जहाँ फंस जाएंगे जो जहाँ भूलेंगे वहाँ समरीज ओपन कर लेंगे, नहीं तो कम अज़ कम आप घर जाके ज़रूर ओपन करेंगे, यार आज सर ने ये किया मुझे याद नहीं आ रहा, वो रिवीजन है। ठीक है, अब ये सवाल रहता था, पढ़ो। डिटरमिन करनी है रिवाइज अमाउंट्स। DL हैज़ क्लासिफाइड, ऊपर फिगर्स गिवन है, DL हैज़ क्लासिफाइड इन्वेस्टमेंट इन जुबिलेंट लिमिटेड एज एन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। यानी कि इसका मतलब ये कि 20% से, देखो ना, डिटरमिन्ड लिमिटेड की स्टेट ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, कहीं लिखा हुआ है कंसोलिडेटेड वाली हैं, सेपरेट है, सिंपल। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, मेरे लिए ये पैगाम आया या अनाउंसमेंट करनी है? ये किसने दिया ये हैं? हाँ जी, इसको अगर नहीं तो पढ़ के आगे दो उसको। और ये क्या पीछे, क्या मतलब पीछे किस जी लिखा हुआ है कि क्या आपने क्या आज आपने दुरूद शरीफ पढ़ा है? अगर नहीं तो पढ़ के आगे दोस्त को दे दें, और फिर उसमें आगे लिखा हुआ है पीछे दोस्त को दे दें, यानी कि आप दोनों तरफ चला दें। तो भाई बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, पढ़ा भी हुआ है तो दोबारा पढ़ा जा सकता है। अब किसी वक्त एक हदीस सुनाऊंगा इंशाल्लाह इसकी फजीलत में। फ़िलहाल ये सवाल पूरा करा दो मेरे से, मेरी जिम्मेदारी, अब क्या करूँ। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को उसने अकाउंट फॉर किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन कहता है क्लासीफाई किया है इन्वेस्टमेंट को एज एन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड अकाउंटेड फॉर यूजिंग इक्विटी मेथड। चलो ठीक है, मतलब 20% से ऊपर शेयर्स हो तो ऑप्शन है, अभी पढ़ के आ रहे हैं, ऑप्शन है। डिस्पाइट हैविंग नो, ओए होए होए होए, ये तो गलती हो गई। अगर आपके पास आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं अदर देन दिस कि आप IFRS 9 में रखें। आप इक्विटी मेथड में नहीं लेकर जा सकते सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो ये तो गलती हो गई। अब क्या करें, क्या करना क्या है, इसको मिटाएंगे, यहाँ पे पहले ये वाला मिटाएंगे और उसके बाद वो फिर आ गया, फिर मिटा देंगे इसको। चलो यहाँ पे सवाल कर लेते हैं। हाँ जी, समझ आ गई बात की, ये क्यों नहीं किया था? क्योंकि उस वक्त कंसोलिडेशन नहीं की हुई थी, इक्विटी मेथड नहीं पढ़ा हुआ था, उसको पढ़ना था तो फिर ये बात करनी थी, तो फिर ये सवाल होना था। तो ये सारी बातें इस वजह से कुछ ना कुछ रही हुई होती हैं। बहरहाल आपको तो नहीं पता होता, लेकिन हमारे तो दिमागों में ये नहीं ना, मतलब चैन लेने देती ये बातें। ठीक है, तो ये जनाब आपका पेज नंबर 702 है। जब आपने पिक्चर लेनी है तो यहाँ पे फिर ये रेफरेंस के तौर पे आ जाएगा। ठीक है, पेज 702 वॉल्यूम 1 का आपका। अच्छा, अब हुआ क्या है, रॉन्ग क्या हो गया है, रॉन्ग क्या हुआ है, कोई बता सकता है रॉन्ग क्या हुआ है? इन्वेस्टमेंट इन
एसोसिएट इन्वेस्टमेंट इन, इन्वेस्टमेंट ही लिख दो काफ़ी है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बस इतना तो रहने दे। इन्वेस्टमेंट के अंदर उसने इसको इक्विटी मेथड लगा दिया, यानी कॉस्ट लिखकर, उसके बाद पोस्ट आरी या पोस्ट पैट लिखकर, फिर डिविडेंड शीट माइनस करके क्लोजिंग पे रख लिया, और वो क्लोजिंग इन एसेट्स में पड़े होंगे। क्या ख्याल है? ठीक है, अब देखते हैं कि क्या तफसीलात क्या थी इसकी। ऑन 1 फरवरी 21, हमारे ही साल में, यानी ओपनिंग का चक्कर कोई नहीं है, पैट होगा। ऑन 1 जनवरी 21 DL परचेज 40,000 शेयर्स ऑफ JL रिप्रेजेंटिंग 15% शेयर होल्डिंग। अच्छा, तो भाई ये एसोसिएट तो नहीं थी। अब अगर उसने यूजिंग इक्विटी मेथड कर लिया है तो गलत किया है ना। अब उसने क्या किया है, पहले वो रॉन्ग कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। उसने क्या कर दिया, ₹80 पर शेयर का उसने ये शेयर्स खरीदे, ठीक है। तो कॉस्ट कैसे निकलेगी जी, 40,000 शेयर्स इंटू ₹80, कितना जी, 1000 में कर दो, 3200। इन्वेस्टमेंट ये उन्होंने डेबिट कर ली। ऑन 30 सितंबर 21 JL अनाउंस, JL कौन है जिसके शेयर्स खरीदे हैं, JL अनाउंस्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 5 पर शेयर। अब 5 पर शेयर, कहीं पे आपके पास अगर फेस वैल्यू नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपके पास नंबर ऑफ, बल्कि आपस की बात है, आपके पास DL के सारे शेयर्स, ये JL के सारे शेयर्स नहीं, सिर्फ आपका अपना शेयर मौजूद है, तो जिंदगी आसान है। आप तो ₹5 पर शेयर मिले, आपके पास 40,000 शेयर्स JL के हैं, तो ये तो सीधा आपका ही शेयर निकलेगा। इस पर फिर परसेंटेज नहीं लगानी, 15% डिविडेंड, ये टोटल डिविडेंड नहीं है। उन्होंने पर शेयर ₹5 का डिविडेंड अनाउंस किया और आपने उनके 40,000 शेयर्स खरीदे हैं, तो ये 40,000 इंटू 5 कर देंगे जी। तो डिविडेंड को हम कैश लिखते हैं ना आजकल, ठीक है जी, ये वो डिविडेंड ही है, तो ये डायरेक्ट ही निकाल लो जी। 40,000 इंटू 5 कितना बनता है, 200। ये 200 कैसे निकला है भाई, 40,000 शेयर्स हैं इंटू ₹5 पर शेयर, डन जी। अच्छा, अब जी उसके बाद JL रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट। अब ये JL का सारे साल का टोटल प्रॉफिट है ऑफ 2.4 फॉर द ईयर। अब मेरे पास RE नहीं है तो क्या हुआ, अच्छा आगे क्या गिवन है, द फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर। ये इक्विटी मेथड के अंदर क्या किया होगा इन्होंने, इग्नोर ही करते हैं फेयर वैल्यू को। इक्विटी मेथड में जो रखता है वो फेयर वैल्यू को इग्नोर करता है। फेयर वैल्यू तो कहीं नहीं, ठीक है, फेयर वैल्यू तो 32 थी, वो FVTPL में लेते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने फेयर वैल्यू को तो इग्नोर किया होगा, वो करते हैं बेटा, अभी तो मैंने ऊपर रॉन्ग लिखा होगा, ठीक है, वो करेक्शन हम करते हैं। अच्छा जी, अब पोस्ट RE गिवन नहीं है तो पोस्ट पैट के साथ खेलेंगे, लेकिन पैट पर आपने 2.4 पर 15% लगाना है। उससे पहले 11/12 भी करना है। अल्लाह के वलियो, इधर तो देखो, 1 फरवरी 21 पे आपने ये शेयर्स खरीदे हैं, 1 जनवरी को तो नहीं खरीदे, 31 दिसंबर तक पूरा साल नहीं बनता है आपके पास, तो ये एक छोटी सी गड़बड़ हो सकती थी आपसे, 11/12, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर 15% लगाओ जी। ये 15% लगाया होगा ना उन्होंने, तो इक्विटी मेथड लगाया लेकिन बनता नहीं था, पर उन्होंने जाहिर है 15% ही शेयर जी, 330। तो क्लोजिंग 330 कैसे आया, सही नहीं है, अच्छा जी 3300 आएगा, 2.4 2400 है ना यार, कोई गल नहीं यार, माफ़ी भी दे दिया करो। 2400 की जगह है ही नहीं हूँ जी, पता नहीं अभी 2400 भी किसी को नज़र आएगा या नहीं। अच्छा जी, कितना, 333 ये तो उन्होंने किया हुआ है, ठीक है। अब ओरिजिनल एंट्रीज करवाओ, क्या एंट्रीज की होंगी उन्होंने, इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट 3200, ठीक है जी। नहीं वो असल में ना करने दो ज़रा डिस्कशन मुझे जी। नेक्स्ट, क्या प्रॉफिट की एंट्री कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट डेबिट P&L, बस P&L के ऊपर P&L गिवन है तो एक्सपेंस इनकम की बजाय P&L हिट करो, आसानी रहेगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डेबिट, P&L क्रेडिट कितने से, 330 से, और फिर कैश डेबिट, फिर P&L ही क्रेडिट कर लो, मेरा मशवरा है, ठीक है। अब नहीं P&L नहीं, सॉरी मतलब अगर होता डिविडेंड इनकम तो जी, कैश डेबिट
इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, ठीक है जी, 200 से जी। अब जनाब ये सब क्या है, ये सब वरांग है, वरांग। थोड़ी सी जगह और बना लेते हैं। जिंक का क्या है, वो तो हो गया हुआ है। ओके, लो जी, ज़रा गुस्से के अंदर बताओ इनको कि ये क्या है, ये सब रॉन्ग है। ये सब क्या है, रॉन्ग है। होना क्या चाहिए था, ये अभी हम इनको बता देते हैं। मसला ही कोई नहीं है, लेकिन जगह फिर थोड़ी सी तंग लग रही है, थोड़ी सी और जगह बना लें, फिर ज़रूरत पड़ने पे और जी। बेटा बताएं जी, ऊपर मैंने रॉन्ग लिखा है। अब होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि इन्वेस्टमेंट का लेजर तो फिर भी बनना था, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, बस ऊपर ये नहीं FETP है, वो आपको पता है, ठीक है। यहाँ पर कॉस्ट ही कितनी, अब वो दोबारा एंट्री में वर्किंग नहीं कर रहा, हुई पड़ी। अब FETPL चुप है ना, फेयर वैल्यू चुप है ना, तो चुप है तो बाय डिफॉल्ट FETPL ही लगता है, ठीक है। इन्होंने कहीं बताया हुआ कि इन्होंने किस तरह से डेजिग्नेट किया इसको, नहीं बताया हो, तो फिर FETPL ही है। अब FETPL है तो ईयर एंड पे इसको उठा के फेयर वैल्यू पे लेके जाना है, गेन लॉस रिकॉर्ड करना है। अब फेयर वैल्यू कितनी है, कैरी डाउन में फेयर वैल्यू आएगी आपकी, कितने शेयर्स हैं जी, शेयर्स कितने हैं, ओ ये क्यों क्यों गड़बड़ होने लग गई है जी। कितने शेयर्स हैं टोटल, 40,000, और हर शेयर कितने का हो गया, 70 का, इंटू 70। ओहो, ये तो मुझे लगता है लॉस आ गया, 250 लॉस जी। कितना, अब ये कहाँ पे फेंकोगे, PNL में, क्योंकि हमने ये बाय डिफ़ॉल्ट जी ले लिया, ठीक है, 400। अब एंट्री पहली होना चाहिए था इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 3200 से, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती तो आपको उसका भी ट्रीटमेंट आता है, रिवाइज कर लिया आपने। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट PNL डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, यार कुछ हो ना जाए, अब इसको कुछ हो ना जाए बेचारे को। ओह देखा, नीचे फेंक देते हैं, बबल खा के कहाँ किया करें, डस्टबिन में फेंका करें, सही कह रहे हैं। ये तरबियत छोटे होते से बच्चों को देनी पड़ती है। इन्वेस्टमेंट डेबिट के, अच्छा जी, उसके बाद फेयर वैल्यू गेन की एंट्री PNL डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट जी 400, और आखिरी एंट्री है कैश डेबिट PNL क्रेडिट। डिविडेंड है, ठीक है, लेकिन मैं PNL ही लिखना चाहूँगा ताकि अभी रेक्टिफिकेशन में आसानी हो जी। कितना है, 200, ठीक है। अब रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास कर लें जी, तैयार हैं आप, अच्छा। अब रेक्टिफाइंग एंट्री होने लगी है जी। इन्वेस्टमेंट किसी और कलर से करते हैं, ग्रीन से कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट डेबिट होना था 3200 से, और फिर डेबिट नहीं सॉरी, इन्वेस्टमेंट डेबिट होना था 3200 से, और फिर क्रेडिट होना था 400 से, यानी नेट में प्लस 3200 प्लस इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, ऐसे ही है, प्लस 3200 नहीं इधर से ज़रा जी, माइनस 400, यानी कि 2800 होना चाहिए था, वर्सेस 3200 जमा 330 माइनस 200, 3200 जमा 330 माइनस 200, कितना हो गया, 3300, ये डेबिट है, प्लस प्लस, अब होना चाहिए था 28 से डेबिट, नेट में हो गया 33 से ज़्यादा डेबिट हो गया, तो सही करने के लिए क्या कर लो, क्रेडिट कर लो। तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कितने से जी, 1530। अच्छा नेक्स्ट, कैश तो सही होता है, बहरहाल कैश क्रेडिट होना था 3200 से हुआ, फिर डेबिट होना था 200 से, फिर हुआ, अब रह क्या गया, सिर्फ ये PNL और ये PNL, सिंपल है। PNL नीचे भी है तो चले भी जाओ जी। अब PNL क्रेडिट होना था 330 से और 200 से, यानी 530 से क्रेडिट होना था, ओके सॉरी, डेबिट
400 से, हाँ मज़े का ये तो जी, प्रॉफिट P&L जी। डेबिट 400 से होना था, -400। क्रेडिट यानी बढ़ना था 200 से, यानी कि टोटल में 200 से माइनस होना था। बजाय इसके कि 200 से माइनस होता, उल्टा 330 से बढ़ गया। हाँ जी, हाँ जी कर रहा हूँ, ठीक है। होना चाहिए था 200 से क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट, डेबिट होना चाहिए था 200 से डेबिट, उल्टा क्या हुआ 330 से क्रेडिट हो गया। अब इसके अंदर डबल इंपैक्ट है, एक जो डेबिट होना था नहीं हुआ वो डेबिट 200 से करना है, और जो गलत 330 से क्रेडिट हो गया उसको भी, तो फिर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट जो हुई उसी अमाउंट से P&L डेबिट हो गया। ये आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई, ठीक है जी। इसको नोट कर लें, पिक्चर ले लें इसको। ऊपर वॉल्यूम 1 का वो हेडिंग भी आ गई, सवाल का नाम अब। अच्छा अब इधर देखो, एक मिनट। P&L डेबिट मतलब आप जो अब फिगर्स लिख रहे होगे, जो आपने लिखी होंगी फिगर्स, उसमें ये रहता होगा ना ये इसकी एडजस्टमेंट, तो क्या करोगे P&L डेबिट मतलब माइनस कर दोगे 500 कितना 30, और दूसरी तरफ क्या है जी इन्वेस्टमेंट, तो ये एसेट्स में पड़ी होगी तो -530, ये कर लेना है, ठीक है जी। अब इस समेत ही पिक्चर ले लें। नजर आ जाएगा? अच्छा अब सेफ गार्ड वाला सवाल शुरू कर देना था, लेकिन टाइम है कम, करेंगे ज़रूर इसको, उसको हम किश्तों में कर लेंगे, किश्तों में। आप ज़रा ओपन कर लें अब IS 37 का पास्ट पेपर 20। बस ये आप ना कोशिश हिम्मत करके थोड़ा सा तशरीफ़ लाते रहें, आपको इन क्लासेस के अंदर ये रिवीजन ही मिलेगी, ऐसे ही बस। हाँ क्या क्लास ख़त्म हो गई? हाँ आपकी ख़त्म होगी। पेज नंबर अभी है ना 3:30 तक टाइम मांगा था, 20 मिनट है अभी मेरे पास, तो 20 मिनट में आराम से ये सवाल हो जाएगा। हर गुजरा हुआ मिनट जो इस क्लास का है वो बोझ उतार रहा है आपका, टेंशन ना लें आप, ठीक है। जितनी आसानी से, सहूलत से या बग़ैर आसानी सहूलत के हिम्मत हो कर लिया करो। 3 पास पेपर 20 है, 384 पे है, 384 पे IS 1037। देखो कोई ऐसे मुश्किल काम भी नहीं किया और कितनी अच्छी रिवीजन भी हो रही है। ये काम आपको घर पे देने, हालांकि देखो होता पता है क्या है, होता ये कि जब एक चीज़ आपने, अब मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया था, अब उसके बाद ये रेक्टिफिकेशन आप खुद करनी चाहिए थी, तो आप ये घर पे करते, वही आपको यहाँ बिठा के करवाया। घर पे जाके अब ये करने की ज़रूरत नहीं है, जब रिवीजन फाइनल करना तो ये सवाल भी उस रिवीजन के अंदर आप कर लोगे। वो गलती से दिया था, फिर मैंने अगले दिन मना भी कर दिया था। अच्छा जी, गोलियां करवा रहा हूँ, ठीक है जी। पेज 384, क्वेश्चन नंबर 20। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन अज्यूम दैट द डेट टुडे इज, मुझे उससे कोई मसला ही नहीं, जिसको दिखाने के लिए कर रहा हूँ वो तो देख रहे हैं ना। और तो फिर अब तुम्हारा क्या मतलब है किसको दिखाने के बाद? अल्लाह की बात कर रहा हूँ यार, तुम्हें क्या लगा मैं कैमरा में किसी को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ? बीच में जो हुई है मैं कहा है खैर हो। अच्छा ईयर एंड है 30 जून हमारा 2021, और अज्यूम करो आज 1 अगस्त है, वही वाली कहानी फिर, ठीक है कि ये 384 का तो आप पता लग गया ना अब आपको कौन सा सफ़ा है। अच्छा जी, अब
ईयर एंड हमारा हो रहा है 30 जून 2021 पर, और आज हम खड़े हुए हैं 1 अगस्त 21 पर। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पता नहीं कब जाके फाइनल हुई होंगी, हमें उससे कोई लेना देना भी नहीं है, ठीक है। बस जुलाई का महीना गुजर गया है, अगस्त के पहले दिन खड़े हैं। 1 महीना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हमारा रिपोर्टिंग डेट के बाद 1 महीना गुजर चुका है आज जिस दिन हम खड़े हैं, ठीक है। ऑन 1 जनवरी 21, और ये कहाँ की बात हो रही है, ये तो यहाँ कहीं की बात हो रही है। ऑन 1 जनवरी 21, ऑन 1 जनवरी 21, डिफरेंट सी कलर, रेड कलर। ऑन 1 जनवरी 21 क्या हुआ? हॉलवा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड, ये इंग्लिश नेम है, ओके। HAL लॉन्च्ड व्हीकल विद द ब्रांड नेम ऑफ डीलक्स। 1 जनवरी को इन्होंने डीलक्स बेचना शुरू कर दिया। इन मार्च 21, ये भी यहीं कहीं साल एंड होने से पहले, मार्च 21, रिपोर्ट्स वर सर्कुलेटेड इन सोशल मीडिया दैट कार्बन एमिशंस फ्रॉम डीलक्स एक्सीड द रेगुलेटरी लिमिट्स। ये होमवर्क में दिया था, कितने बच्चों ने किया है? अच्छा माशाल्लाह, बाकियों का क्या है पता ही है, हो ही जाना है। चलो कोई बात नहीं, जो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे बच्चे हैं, जो नहीं कर रहे इंशाल्लाह उनको तो करवाने के लिए मैं खुद आ रहा हूँ, छोड़ना तो किसी को भी नहीं है ना जो जिस तरह भी हो, ठीक है, बाय हुक और बाय क्रूक। जो गोस्ट ऑफ लेग्स हैं उनको टॉक्स से मनवाने की ज़रूरत भी नहीं है, उनको लेग्स से ही मनवाया जाना चाहिए। अच्छा जी, मार्च के अंदर रिपोर्टें आने लग गई हैं, रिपोर्टें कि जितना धुआं निकालने की इजाज़त दी हुई है गवर्नमेंट ने, डीलक्स उससे ज़्यादा धुआं निकाल रही है। अच्छा जी, तो फिर क्या करें जी? अब क्या हो सकता है जी? इन मई 21, HAL announced to halt the sale of Deluxe upon receiving an inquiry from रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से, हुकूमत की तरफ से मई में आ गया नोटिस। जब नोटिस आया तो HAL ने रोक दी सेल डीलक्स की, ठीक है जी। गड़बड़ हो गई, अब सारी समझ आ रही, सारी कहानी हमारे साल में हो चुकी है। बिक गई गाड़ियां हमारे साल में, रिपोर्टें गर्दिश भी करने लग गई, और ईयर एंड से पहले कब? इन मई, इधर कहीं आपको नोटिस भी आ गया है और आपने सेल रोक दी है। अब यहां से आगे कहानी शुरू होती है। ऑन 1 जून 21, और इधर ही आपने यही तीसरा टिक, ये सेम टिक है, इसको डबल टिक कर देते हैं, मैसेज रीड हो गया अच्छा अभी डिलीवर हो गया, ओके, ब्लू नहीं हो सकता अब। अच्छा जी, कहानियाँ है ना मेरे सभी, नई कहानियाँ जी। अब ये ग्रीन भी होगा, रेड भी होगा, मैं क्या फिर पिंक भी हो जाएगा हद होगी। अच्छा, तो 1 जून को आपने मतलब तैयार श्यार हुए, साफ साफ बने, ठीक है, आपने पैंट कोट या पेस्ट कोट शेस्ट कोट पहनी है, और आपने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या अनाउंस किया आपने? HAL ने आके अनाउंस किया। HAL मतलब कोई डायरेक्टर आया होगा, CEO आया होगा, कोई स्पोक्स पर्सन ही आना है। हाई एमिशंस वर कन्फर्म्ड इन दोज बैचेज ऑफ डीलक्स। जी हम मानते हैं धुआं ज़्यादा था। विच वर प्रोड्यूस फ्रॉम मार्च 21 एंड ऑनवर्ड्स ड्यू टू डिफेक्ट इन असेंबली ऑफ ओमिशन किट। वो जो मार्च से लेकर, मतलब पहले वाली हैं ठीक हैं, जनवरी में जब लॉन्च किया था तो पहले वाली ठीक चली, मार्च में एमिशन किट गड़बड़ हो गई, जिस वजह से मार्च से ऑनवर्ड्स जो भी गाड़ियां बनी, हम मानते हैं उनसे कार्बन एमिशन ज़्यादा हुई है। अब मान गए गलती, अब ये अनाउंस किया, ये तो अब टीवी पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ठीक है, कि अब ये मान रहे हैं इस बात को कि एमिशन ज़्यादा हुई हैं। और साथ ही उन्होंने ये एक तो मान लिया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तो इन्होंने अपनी गलती मान ली, कन्फर्म्ड, ठीक है जी, अनाउंस कर रहे हैं जिसमें कन्फर्मेशन किया उन्होंने कि एमिशंस वर हाई। फिर साथ ही उन्होंने ऐलान किया है, और जी कस्टमर्स कैन गेट द डिफेक्ट्स फिक्स्ड फ्रॉम ऑथोराइज्ड डीलर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन थोड़ा सा टाइम दे दें हमें, क्योंकि ये डिफेक्ट आया है एमिशन किट में, उसको थोड़ा चेंज करना है या
तो उसी को रिपेयर करना है, जो भी करना है हम अपने डीलरशिप जहाँ से आपने गाड़ी ली है वहाँ से आप रिपेयर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएं, लेकिन हमें थोड़ा सा टाइम दें, हम उनको थोड़ा ट्रेन कर लें कि किस तरह से आपकी वो एमिशन किट रिपेयर करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आप रिपेयर करवा लें, लेकिन कब से ऑनवर्ड्स? यकम जुलाई की। मुझे बताएं, यकम जून पे ये ऐलान कर रहे हैं कि यकम जुलाई से आप सही करवाने आ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो 30 जून पे खड़े होकर खुद को लायबल तो नहीं फील करेंगे? क्यों? वो जब आएंगे तब करेंगे। ये तो रिपेयर है, फ्यूचर रिपेयर, वो और चीज़ होती थी। फ्यूचर रिपेयर और चीज़ होती थी। वहाँ पर पास्ट इवेंट होता था रिपेयर होना, आपका हवाई जहाज रिपेयर होगा, आपकी स्मोक फिल्टर फिट होगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप गाड़ियां बेच चुके हैं जनवरी, फरवरी, मार्च में। उन्होंने मार्च में धुआं छोड़ दिया है फिजा में। फास्ट इवेंट हैज बीन डन। तो अब अगर आपने और फिर आपने, सबसे बड़ी बात, आपने अनाउंस कर दिया कि अब आपकी ऑब्लिगेशन बन गई। ठीक है। अच्छा, अगली बात उन्होंने कहा, और जी हम इंशाल्लाह जो है वो सेल्स जो है वो दोबारा रिज्यूम कर लेंगे यकम जुलाई से ही, जब आपको जो है वो हम सही करके दे देंगे। ठीक है जी। अब द सीनियर मैनेजमेंट, ये सारे ऐलान ख़त्म हुआ, अब एकदम से अब इश्तिहार चलने लग गए। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई, अब दोबारा इश्तिहार चल गए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या आके अनाउंस किया है HAL ने? हम मानते हैं जी एमिशन ज़्यादा हुई हैं, पोल्यूट कर दिया हमने एनवायरनमेंट को। वजह उसकी यह है कि मार्च से ऑनवर्ड जितनी भी गाड़ियां बनी थी उनमें एमिशन किट का मसला था। सारे कस्टमर्स जिनके पास भी ये मसला आ रहा है वो यकम जुलाई से हमारी डीलरशिप पर आकर मुफ्त में इसे रिपेयर करवाएं। ऐलान ख़त्म हुआ, अल्लाह हाफिज़। अब उसके बाद ये ऐलान करके गारा आ गए, अब ये रंड आ गया है, अब सारे मसले आगे खड़े होने। ठीक है। मसला नंबर 1, मैंने सीनियर मैनेजमेंट हैज़ समराइज फॉलोइंग फाइनेंशियल इंप्लीकेशन ऑफ द अबव मैटर। क्या जी? ऑन 10 जून 21 a penalty of 20 million was imposed by regulatory authority। हैं? किस दिन? यहां पर इन्होंने एक पेनल्टी इम्पोज कर दी। इसको मैं क्या नाम दूं, इसको मैं क्या मिसाल से? अब आपको 10 जून को बिजली का बिल आ गया, ये आपकी बात कर रहा हूँ, ये आपकी, ये सवाल नहीं आपकी बात। ठीक है, आपको 10 जून को बिजली का बिल आ गया, ये ज़रा एग्जांपल सुन लें। ठीक है जी। और बिजली के बिल के ऊपर लिखा हुआ था कि आपने इस बिल की ड्यू डेट लिखी हुई थी। ठीक है, ड्यू डेट इस पे लिखी हुई थी 10 जुलाई ते 20 जुलाई। ठीक है जी। 20 जुलाई इस पर क्या लिखा हुआ था? ड्यू डेट। कि ड्यू डेट इसकी जो है वो पेमेंट की लास्ट डेट क्या है जी? 20 जुलाई। अब मुझे बताएं, बिजली का बिल जो है वो आया आपको 10 जून को है। ठीक है जी। तो आप अगर 30 जून पर खड़े हैं तो क्या आप सिर्फ बिल के लिए खुद को लायबल फील करेंगे या जुर्माने के लिए भी? जुर्माना कब पड़ेगा? जुर्माना कब पड़ेगा? जब ड्यू डेट ऑफ पेमेंट उस बिल की गुजरेगी। छोड़ो यार, इसमें क्या लिखा, मैं तो आपके सादा बात कर रहा हूँ, आपको जो घर में बिल आता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं होता उसमें 40 दिन का टाइम, पर मैं कह रहा हूँ ना इसमें है, बस। ठीक है, मिसाल से समझा रहा हूँ, समझ जाओ। उसके ऊपर लिखा हुआ है बस, ठीक है, उन्होंने गलती से लिख दिया होगा, आपके पास है ड्यू डेट। ठीक है, तो क्या कह रहा हूँ मैं, 10 जून को बिल आया आपको और उसके ऊपर लिखा हुआ है 20 जुलाई तक इसको जमा करवा दें वरना जुर्माना पड़ेगा। होता है ना लेट पेमेंट सरचार्ज, वो ड्यू डेट के बाद पड़ता है। अब अगर 30 जून पे आप खड़े हैं तो क्या आप सिर्फ बिल के लिए लायबल फील करेंगे या उस पर पड़ने वाले जुर्माने के लिए भी? बिल के लिए। ठीक है। अच्छा, अगर आप 30 जून पे नहीं, आप 10 जुलाई पे खड़े हैं, साल भी अगला आ गया है, फिर कितने के लिए? 19 जुलाई पे खड़े हैं। इसका मतलब अगर आप यूं कहना चाहें, मैं अगर ये कहना चाहूं कि लेट पेमेंट सरचार्ज यानी जुर्माना लेट पेमेंट सरचार्ज के लिए पास्ट इवेंट क्या होना चाहिए? बोलो। लेट पेमेंट सरचार्ज के लिए पास्ट इवेंट क्या बनता है? ड्यू डेट का पास्ट होना। ठीक है, पास्ट
इवेंट क्या बनता है जी? पास्ट इवेंट क्या है जी? ड्यू डेट का पास हो जाना, ड्यू डेट का गुजर जाना जी, ओवर ड्यू हो, ऐसा ही है। चलो अब आगे पढ़ो। अच्छा वो क्या कह रहा है, 10 जून को पेनल्टी 20 मिलियन की लग गई। अब ये पेनल्टी क्यों लगी है? ये पेनल्टी क्यों लगी है? वॉज इम्पोज बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी का क्यों लगी है? क्योंकि आपने मार्च में ये गलत गाड़ियां बेची थी और उसकी पेनल्टी आपको 10 जून पे लगी है। बहुत अच्छी बात है। ये आपकी वो माँ प्रोविजन है जिसकी वजह से बाकी प्रोविजंस ने पैदा होना है। फिलहाल तो ये सबसे बड़ी प्रोविजन है जो आप पर पड़ चुकी है, क्योंकि आपने मार्च में गाड़ियां बेच ली हैं और उन्होंने धुआं छोड़ दिया है और जुर्माना लग गया है। तो ये 20 मिलियन पे तो कोई दूसरी राय नहीं है। इसके बारे में आप वही लिखोगे कि किस दिन आया, द पेनल्टी इम्पोज बाय गवर्नमेंट 10 जून इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट विच इज इन दिस केस इज सेल ऑफ डिफेक्टिव कार्स एंड रिलायबल एस्टिमेट हेयर बाय मेड 20 मिलियन एंड इट शैल बी रिकॉर्डेड एज अ प्रोविजन। यहाँ तक को मसला। बाकी साथ आप लिख लेना, साथ डिस्क्लोजर भी दे देते हैं। अब तो हमें पता है प्रोविजन का हम साथ डिस्क्लोजर भी देते हैं। जब एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट किया होगा तो यूजर को होगा ना कि यार ये 2 करोड़ की किस चीज़ की प्रोविजन बुक की हुई है आपने, तो बता दो जी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट ऑन 25 जुलाई, लो जी 25 जुलाई पर 10 जून पे इनको क्या आया था नोटिस कि आपने क्या करना है, आपने ये पेनल्टी पे करनी है। पता नहीं अभी नहीं लिखा हुआ कि कितने दिन में पे करनी है, लेकिन 25 जुलाई को एन एडिशनल पेनल्टी ऑफ 2 मिलियन वाज इम्पोज, 2 मिलियन की और पेनल्टी पड़ गई। क्यों जी? ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ पेनल्टी विद इन। अच्छा यहाँ से एग्जाम्पल बनाई हुई थी मैंने। 10 जून को आपको जुर्माने का नोटिस आता है गवर्नमेंट से और उसके ऊपर लिखा होता है कि आपने इसको 20 जुलाई तक 40 दिन के अंदर अंदर पे करना है। 25 जुलाई आ गई है, अगर नोटिस आ रहा है कि भाईजान आपने अभी नहीं पे किया, मजीद 2 मिलियन पे करो, तो इसका मतलब आपने पे नहीं किया हो ना। और आज कौन सा दिन है वैसे? आज तो 1 अगस्त है ना, अभी तो 1 अगस्त है। उससे पहले क्या हो गया, आपको यहां पर खड़े होकर क्या आ गया जी, एक एडिशनल पेनल्टी पड़ गई। अब मेरा अगला सवाल, आपके दिल में पता है क्या आ रहा है? आपके दिल में ये आ रहा है कि यहां से जो लेकर यहां तक ये डिफ़ॉल्ट हुआ है, तो इस डिफ़ॉल्ट के अंदर अगर 2 मिलियन है तो 2 मिलियन में से मेरे ख्याल में 10 जून है तो 20 दिन इधर और 20 दिन उधर पड़ते हैं, तो आधा यानी 1 मिलियन की प्रोविजन इसकी भी बुक कर लें। क्या ख्याल है? डिफ़ॉल्ट तो हो रहा था ना, डिफ़ॉल्ट हो रहा था। बस वो पॉइंट मैंने आपको समझा दिया, ये गोली मैंने जो कराई इसमें समझ गए आप क्या? इस एडिशनल पेनल्टी का पास्ट इवेंट 20 जुलाई है। अगर इसमें लिखा होता ना, मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा होता ड्यू डेट 10 को जुर्माना आया है और उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने 20 जून तक पे करना है, तो फिर 10 दिन का डिफॉल्ट इस साल के अंदर हो जाता। 10 दिन का जुर्माना इसमें से आप इस साल में बुक करते एज अ प्रोविजन। पर मसला क्या है, ये जुर्माना किस पर लगा है? लेट पेमेंट सरचार्ज। आफ्टर 40 दिन गुजरे, ये 40 दिन लिखे होंगे ना उसमें, उसके बाद ये 40 दिन में ना पे करने की वजह से ये जुर्माना पड़ा है। तो वो इवेंट कब हुआ होगा जाके? वो इवेंट तो हुआ है 20 जुलाई पे जाके। 20 जुलाई से पहले 19 जुलाई तक, 18 जुलाई तक, 17 जुलाई तक आप सिर्फ 20 मिलियन के लिए लायबल फील कर रहे थे, इस 2 के लिए तो नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो 30 जून तो फिर और भी पीछे आ गया। 30 जून पे ऐसा कौन सा इवेंट हुआ है जिसकी वजह से आप इस 2 मिलियन के लिए खुद को लायबल फील करें? बात समझ आ गई? तो इसलिए इस 2 मिलियन के बारे में आपने क्या कहना था कि दिस रिलेट्स टू इवेंट्स दैट कंडीशंस दैट अरोज आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। और वो इवेंट्स क्या हैं जो अरोज हुए? वो क्या है? नॉन पेमेंट ऑफ पेनल्टी, ओरिजिनल पेनल्टी, जिसकी वो प्रोविजन 20 मिलियन बुक की हुई है आपने, एडिशनल की बात कर रहे हैं, जिसको आपने 20 जुलाई तक यानी 40 दिन में पे नहीं किया। तो ये नॉन पेमेंट विद इन ड्यू डेट इज द पास्ट इवेंट। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ठीक है, इसके लिए आपने अगर मटेरियल हो तो डिस्क्लोज कर देना। 20 की एंट्री एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, प्रोविजन कह दो पेबल कह दो एक ही बात है तो लायबिलिटी। पेबल कह सकते हैं क्योंकि भाई का ये ख्याल है कि 40 दिन का भी पता है आपको और अमाउंट भी एग्जैक्ट पता है।
असल में ना एक लाइन लिखी हुई थी थोड़ी सी, जिस वजह से मैं थोड़ा सा प्रोविजन का लफ्ज़ यूज़ कर गया। अगर अगली लाइन हम पढ़ते तो उसमें लिखा हुआ है HAL हैज़ डिसाइडेड टू चैलेंज द एडिशनल पेनल्टी। अच्छा वो सिर्फ एडिशनल है, कर सकते हैं बिल्कुल 20 मिलियन के लिए, मुझे सिर्फ एडिशनल नज़र आया। खैर चलें छोड़ें, ये सही है, कर सकते हैं प्रोविजन या पेएबल, कोई मसला नहीं है, पेएबल भी कर दें, एक ही बात है। असल क्या है, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन या पेएबल क्रेडिट करना है या नहीं करना, करना है। 2 मिलियन के बारे में एक्सपेंस डेबिट पेएबल या प्रोविजन क्रेडिट करना है या नहीं करना, वो नहीं करना, ठीक है। वैसे वो प्रोविजन ही है क्योंकि उसमें तो उन्होंने अब चैलेंज करने का भी सोचा है। खैर यहाँ तक को मसला, ये 2 पॉइंट्स हो गए। 20 मिलियन की प्रोविजन आपने बुक कर ली और एडिशनल 2 मिलियन की प्रोविजन बुक नहीं की, ठीक है। साथ साथ सोल्यूशन को नज़र मार लेते हैं मेरे ख्याल से, क्या ख्याल है, ये साथ ही ओपन कर लेते हैं। बस ये आखिरी सवाल है जी, फिर छुट्टी आपके बहुत करीब है। मैंने तो सवाल ही नहीं लब रहा। अच्छा वो हाँ चलो, तब उसके आने तक तो पढ़ सकते हैं। हाँ नहीं अब तो आए, तब तो यार ऐसे ना करो यार, नुकसान तो ना करो मेरा। पेज नंबर नहीं यार, नहीं, वो उसका फ़ायदा तभी है जब आप लोग उसको पिए। क्या क्या कह रहे हैं, बता दो, क्या कह रहे हैं, घर जाना है। द ट्रीटमेंट of given financial implication, penalty of 20 million should be recorded due to legal obligation arising on 10 June penalty, थोड़ा सी लिखा है उन्होंने, ठीक है। एडिशनल पेनल्टी 2 मिलियन शुड नॉट बी रिकॉर्डेड एज बीन इम्पोज, हमने ज़्यादा तफसीली बात कर दी है, ठीक है ना। तो आप तफसीली बात ही कीजिएगा, हमें आदत पड़ी हुई है, अब जवाब लिख लेते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट पढ़ेंगे, डिफेक्ट इन एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री। ये कौन सी, जो बिक गई होगी ईयर एंड पर, इन्वेंट्री कैसे होगी अगर बिक गई होगी तो उसमें क्या है जी, डिफेक्ट इन एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री और डीलक्स विल बी फिक्स्ड बाय HAL, यानी जो गाड़ियां डीलक्स जो इस वक्त बन चुकी हैं, विद डिफेक्ट बन चुकी हैं। इस तरह का एक सवाल और भी देखा था, कोई देखा था, बैटरियां थी। अच्छा उसके अंदर कुछ इस तरह से था कि एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस हमने ली थी, लेस हमने किया था एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, याद आ रहा है, हाँ वो भी था, ठीक है जी। इस तरह से एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट भी हो सकती है, आप इसको एस्टिमेटेड कॉस्ट टू रिपेयर भी, वो कभी कभी FAR 1 इंट्रो में आपने यूं भी देखा होगा, ठीक है, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू रिपेयर भी इसको कह देते होते थे, ठीक है ना। तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पता नहीं कितनी है, लेकिन क्योंकि पता नहीं कितने की बिकेगी, वो तो जब अब जुलाई में दोबारा सेल शुरू करेंगे तो पता नहीं कितने की बिकेगी, फिलहाल वो पता नहीं है। लेकिन ये जो एग्जिस्टिंग गाड़ियाँ खड़ी हैं जिनकी फ्यूल किटें ख़राब हैं, एमिशन किटें ख़राब हैं, इनको रिपेयर कराना पड़ेगा, बोलो। अच्छा वो कह रहा है विच विल बी फिक्स्ड बाय HAL एट इट्स फैक्ट्री, ये फैक्ट्री में सही करेंगे इन द मंथ ऑफ अगस्त। द रीवर्क कॉस्ट विल बी 15 मिलियन, यानी कि कॉस्ट टू कंप्लीट नहीं है आज, कॉस्ट टू रिपेयर है, ठीक है। कितना है, 15 मिलियन, ये करेंगे, ठीक है। उसके बाद एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ प्रोडक्शन, यार ये तो ऑपरेटिंग लॉस है। वो बल्कि क्या कह रहा है कि जो हमने कुछ अरसे के लिए प्रोडक्शन बंद रखनी है, इस वजह से हमारा प्रॉफिट नहीं आएगा, वो भी हमारा नुकसान ही है, उसकी प्रोविजन बना लें। तो भाई पहली बात, उसकी तो बिल्कुल ही प्रोविजन नहीं बनानी है, ये तो बेतुकी बात है, आपने काम बंद किया है तो प्रॉफिट नहीं आया तो इस वजह से ये आपका नुकसान है, इसको बुक कर लें, ठीक है, ये कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। हाँ बात हो सकती है तो हो सकती है किसकी, 15 की, लेकिन 15 के बारे में भी बताएं, क्या इसकी कोई प्रोविजन बुक होगी, 15 की प्रोविजन बुक होगी जी, नहीं, 15 को आप प्रोविजन में नहीं डाल सकते। 15 के बारे में आप ये लिख सकते हैं कि इसको आप NRV की कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं, इसकी प्रोविजन नहीं बुक करेंगे, ठीक है। कितनी देर की होगी यार, क्लास ज़्यादा बड़ी भी हो जाए ना, 2 पार्ट्स कर लेने थे। अच्छा नंबर 3, ये सवाल बस पूरा करके छुट्टी है भाई, ये समझ आई बात की, साथ साथ पढ़ते जाएं। नंबर 2, रीवर्क कॉस्ट ऑफ 15 शुड नॉट बी रिकॉर्डेड, रीवर्क कॉस्ट शुड बी डिडक्टेड इन कैलकुलेटिंग NRV डीलक्स ऑफ डीलक्स एंड वुड बी कंपेयर्ड विद कॉस्ट, ठीक है जी, ये ज़रा तफसील से लिख दिया। नो प्रोविजन नीड टू बी मेड फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, ये फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस है, ये किसी प्रोविजन के अंदर नहीं आया करता, ठीक है। अब आगे आसान है, असल में मसला पहले का ही था, ये जो 2 मिलियन वाली बात है ना, ये समझ, बस वो अल्लाह की तरफ से ये बात ज़हन में आ गई तो अल्लाह ने आपको ये जल्दी समझा दिया, ठीक है। डिफेक्ट इन ऑल व्हीकल्स सोल्ड ड्यूरिंग मार्च टू मई विल बी फिक्स्ड बाय ऑथराइज्ड डीलर्स,
In July and August, the cost will be reimbursed to dealers at the end of each month on basis of actual number. Though HAL is legally bound to fix that effect in all vehicles, which will cost approximately 50 million, management estimate that only. अच्छा, इस तरह का एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था. आप को क्या लग रहा है कि 50 मिलियन की कॉस्ट होगी, लेकिन स्टिल मैनेजमेंट को लगता है कि 50 मिलियन, यानी कि वो तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया ना, हमने इतनी गाड़ियां बनाई थी जिनमें ये डिफेक्ट था. जैसे मिसाल के तौर पे आपकी फैक्ट्री में धमाका हो गया और कुछ मज़दूर ऐसे थे जो, फैक्ट्री हैगी तेरी यार, ठीक है, तो कुछ मज़दूर ऐसे थे, कई मज़दूरों की जानें चली गई. उनमें कुछ मज़दूर ऐसे थे जिनका ताल्लुक़ जो है वो, मिसाल के तौर पे जिनका ताल्लुक़ तुर्कमानिस्तान से था, अज़रबैजान से था, अफ़गानिस्तान से था, इस तरफ से आए हुए लोग थे. अब वही लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, बस हादसे में बेचारे इंतकाल कर गए, उनको आपने यहाँ पे जनाजा शनाजा करके दफना दिया. अब बहुत कम चांस है, आपको नहीं लगता कि इतने दूर से वो कोई क्लेम लेने उनके जो है वो घर वाले ख़ानदान वाले आएंगे, बहुत कम चांस है. अब ये बिल्कुल वैसी बात ही बन गई कि आप वो, जैसे हमने कहा था रीस्ट्रक्चरिंग का हमने ऐलान किया है, तो 20 लोग अभी तक आ गए हैं, 30 मज़ीद आ सकते हैं, तो सबकी प्रोविज़न बुक करो, क्योंकि अभी जितने आए हैं उसको छोड़ो, आपका जो अंदाज़ा है वो बेहतर. ऐसे ही यहाँ पर भी तो है, आप अगर सारी सही करो तो, ये बल्कि सुबह भी शायद इस तरह की कुछ बात हुई है, मुझे लगता है सुबह नॉर्मल क्लास में, चलो कोई नहीं, खैर 50, अगर सारी गाड़ियाँ जो डिफेक्ट वाली हैं वो सही करो तो 50 मिलियन लगना है, लेकिन आपका ख्याल है सही तकरीबन होने ही कितनी आएंगी, 40%, 80%, ठीक है, 85% सही होने आएंगी. तो वो जितने % सही होने आएंगी, प्रोविज़न सिर्फ उन्हीं की आपने बुक करनी है. ठीक है, बात समझ आ गई? क्योंकि क्या है, मैनेजमेंट का एस्टीमेट. अभी मुझे लगता है कि मैंने बात की है, मुझे क्यों, हाँ, सुबह वाला सवाल याद करो. 12,000 मिनट्स ऑफ नेट, IFRS 15, 12,000 मिनट्स ऑफ नेट, ये आपने ऑफर किए हैं, लेकिन आपको अंदाज़ा क्या है, 10,000 ही होंगे. तो मैनेजमेंट एस्टीमेट जीता था. वो मशीन जिसके बारे में सप्लायर कह रहा है 10,000 आवर्स चलेगी, आपने कहा नहीं हमने 8,000 चलाना है, आपका अंदाज़ा चलेगा. ऐसे ही 50,000 कॉस्ट है सारे व्हीकल्स को सही करने की. दो HL इज लीगली बाउंड टू फिक्स डिफेक्ट इन ऑल व्हीकल्स विच विल, हालांकि इनके ऊपर लायबिलिटी तो अब सबके ऊपर है जो डिफेक्ट वाले हैं, जो उस अरसे में बने हैं, ठीक है, तो उन सबको सही करना है, लीगली बाउंड है इसके ऊपर. लेकिन उनका एस्टीमेट है कि जो गाड़ी लेकर निकल गए हैं अफगानिस्तान, ईरान, तुरान, वो कहाँ पे वापस आएंगे सही करने. ठीक है जी, वो सही करवाने कहाँ वापस आएंगे, और सही है तो फिर उनके केस के अंदर आपने 50% इंटू 85 ही करना है. ठीक है भाई, बुलाओ ज़रा उसको, असगर को, कितनी देर है, बच्चों के सिर्फ 3 पार्ट्स रह गए. ठीक है, तो इसकी प्रोविजन 50 इंटू 85% पर प्रोविजन बुक करें. रिपेयर कॉस्ट विच विल बी रीइंबर्स्ड टू डीलर शुड बी प्रोवाइडेड बिकॉज कंस्ट्रक्टिव और लीगल ऑब्लिगेशन अरोज ड्यू टू अनाउंसमेंट मेड ऑन जून. दोनों स्लैश डाल के लिख दिए, जान छोड़ाई. अच्छा, the amount recorded as provision shall be the best estimate based on most likely outcome, hence provision should be recorded at 85% of 50, that is 42.5 million. ठीक है जी. नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ इंटरनली जनरेटेड ब्रांड ऑफ डीलक्स वुड रिड्यूस बाय, यार इंटरनली जनरेटेड होता है, ले आओ भाई, होता है रिकॉर्ड, कोई बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं होता, तो उसकी वैल्यू में लॉस यानी इंपेयरमेंट का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. तो अगर इंटरनली जनरेटेड ब्रांड रिकॉर्ड ही नहीं है तो इंपेयरमेंट का सवाल कहां से पैदा हुआ. छोड़ो, साइड पे करो, इस बात को पढ़ो. इंटरनली जनरेटेड ब्रांड आर नॉट रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड ही नहीं होते फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, हेंस नो क्वेश्चन राइजेस ऑफ देयर इंपेयरमेंट. वैल्यू इन यूज ऑफ प्रोडक्शन लाइन ऑफ डिलक्स वुड रिड्यूस बाय. अच्छा, अब ये एक मामला है, वो कहता है पूरी की पूरी फैक्ट्री जो है ना, उसकी वैल्यू इन यूज गिर गई. ठीक है, रिड्यूस हो रही है. अब वैल्यू इन यूज किस में यूज होती है, रिपेयर, ये रिकवरेबल अमाउंट की कैलकुलेशन, जिसको कंपेयर करते हैं बुक वैल्यू से ताकि इंपेयरमेंट से गुजार सकें. अब इसके बारे में आप यूँ लिख सकते हैं कि द प्रोडक्शन मतलब द ऑल फैक्ट्री, लैंड, बिल्डिंग, एवरीथिंग जो भी थी, ठीक है, जो भी एसेट्स हैं वो सारे के सारों की वैल्यू इन, वैल्यू यूज ही है ना. हाँ, प्रोडक्शन लाइन पूरी का मतलब यही होता है भाई, प्रोडक्शन लाइन में आपकी पूरी फैक्ट्री है जिसके अंदर आपके यहाँ पर
सबसे पहले जो है वो आपका मटेरियल एंटर होता है, फिर यहाँ से आप असेंबली डिपार्टमेंट में जाते हैं, फिर वहाँ से आप पेंट डिपार्टमेंट के अंदर जाते हैं, फिर वहाँ से आप फिनिशिंग डिपार्टमेंट, ये सारी प्रोडक्शन लाइन ही कहलाती है, ठीक है ना। तो पूरी प्रोडक्शन लाइन की वैल्यू इन यूज़ वो कह रहे हैं 80 मिलियन से कम हो रही है, तो आप बस कह दें प्रोडक्शन लाइन ही कह देना यार। मैंने तो इसलिए ज़रा बताया कि ये सारे एसिड्स, ये बिल्डिंग उसमें लगा हुआ प्लांट और फिर ये बिल्डिंग उसमें लगा हुआ प्लांट पे, मैं तो यूँ कह रहा था कि सारे लैंड बिल्डिंग वगैरह जो प्रोडक्शन लाइन से रिलेटेड हैं उनकी वैल्यू इन यूज़ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो वैल्यू इन यूज़ इज़ यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ रिकवरेबल अमाउंट विच इज़ कंपेयर्ड विद कैरिंग वैल्यू, बुक वैल्यू to calculate impairment loss, therefore the production line shall be tested for impairment। ये बात लिख देनी थी आप अपने अल्फाज में। Reduction in value in use of 80 million should not be recorded। Reduction in value in use रिकॉर्ड नहीं होती। Reduced value in use of production line should be compared with, हाँ वही वाली बात कह रहा है कि वो, अच्छा वो यूँ कहना चाह रहा है कि 80 मिलियन को नहीं आपने एज अ लॉस रिकॉर्ड करना, बेसिकली आपने 80 मिलियन को इम्पेयरमेंट, इसमें इम्पेयरमेंट टेस्ट के अंदर यूज़ कर लेना, ठीक है भाई, इस तरह से कर दो, ठीक है जी। और आखिरी है, इन जून 21 रेगुलेटरी अथॉरिटी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड न्यू एमिशन प्रोटोकॉल टू एंश्योर दैट एमिशंस आर विद इन लिमिट टू नीड 30। द न्यू प्रोटोकॉल विल रिक्वायर मॉडिफिकेशन। अब भाई ये तो आपने किया हुआ है पहले शुरू में ही, गवर्नमेंट ने कहा था स्मोक फिल्टर्स लगाओ, गवर्नमेंट ने कहा था स्मोक फिल्टर्स लगाओ, जब तक स्मोक फिल्टर लग नहीं जाते आप उसके लिए लायबल फील नहीं कर सकते। हाँ अगर उन्होंने कोई जुर्माना लगाया तो उस जुर्माने के लिए कर सकते हैं लायबल फील। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, जून 21 में रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इंट्रोड्यूस कर दिया न्यू एमिशन प्रोटोकॉल। उन्होंने कहा रूल लॉ ही बना दो कोई, ताकि एमिशन जो है वो लिमिट्स के अंदर रहें। और वो क्या कह रहा है जी, नीड्स टू बी कंप्लाइड बाय हमारे साल के खत्म होने के बाद अगले साल 30 सितंबर को। द न्यू प्रोटोकॉल विल रिक्वायर मॉडिफिकेशन इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन लाइन। अपनी फैक्ट्री में चेंजेस करनी पड़ेंगी थोड़ी सी, जिस पर 100 मिलियन खर्चा आएगा। 100 मिलियन की प्रोविजन बुक कर लें, बोलो सितंबर में जाके ये लॉ मतलब कह रहा है कि इस तक चेंजेस कर लेना। तो अभी तो हम 30 जून पे खड़े हैं, अच्छा 30 सितंबर पे भी जाकर आप इसकी प्रोविजन नहीं बुक कर सकते अनलेस कि आपने वो चेंजेस कर लिए हैं, कॉस्ट इनकर कर लिया है। सितंबर के बाद बस ये हो जाएगा कि आप पे जुर्माना पड़ने लग सकता है, ठीक है ना। चलें जी, तो इसका सोल्यूशन पढ़ें और फिर घरों को जाएं। द मॉडिफिकेशन कॉस्ट, ये वही वो स्मोक फिल्टर वाली एग्जांपल या वो आपके ओवरऑलिंग वाली एग्जांपल जैसी एग्जांपल। द मॉडिफिकेशन कॉस्ट ऑफ 100 मिलियन शुड नॉट बी प्रोवाइडेड despite announcement made by regulator before year end। HAL has no present obligation for future expenditure, ठीक है, as it can avoid the expenditure by changing operations। फैक्ट्री बंद कर देंगे, वो कहेंगे यार इतने तो मर ही गए, छोड़ो। द कॉस्ट शुड बी कंसिडर्ड इन एस्टिमेटेड वैल्यू इन यूज ऑफ, हाँ उसके लिए यूज़ कर लेना, ओके सही है जी। तो चलें जी, आज की क्लास अब यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ज़िंदगी रही तो अब कल होगी मुलाकात IFRS 15 के साथ। अल्लाह हाफिज़।